बच्चों, तो आज है फार्मास्यूटिक्स, नया सब्जेक्ट। इसमें चैप्टर 6 है, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शंस, एक्टिविटीज़, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कुल मिला के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, ये मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट ही बहुत फेवरेट है। वजह मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैंने इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है। ठीक चैप्टर के बीच में बताऊंगा भी किस तरह काम होता है। टॉपिक फेवरेट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसमें इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, 10 साल मैंने कैसे किया है, अपना एक्सपीरियंस टॉपिक के साथ को रिलेट करके बताएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। इसीलिए और दूसरा क्या है कि जो नॉन इंडस्ट्रियल पर्सन होता है वो इसके बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझा भी नहीं सकता है। भाई जाहिर सी बात है, किताब से पढ़ के आप क्या समझा दोगे? जो इंडस्ट्री के अंदर गया नहीं, इंडस्ट्री के अंदर उसने काम किया नहीं, वहाँ का क्लीनिंग प्रोसीजर नहीं देखा, वहाँ डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, वहाँ का स्क्रैप यार्ड नहीं देखा, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं देखा, प्रोडक्शन के ब्लॉक कैसे होते हैं, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग बनती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट होता है। बस सुन लिया ग्रेनुलेशन होता है, सुन लिया कंप्रेशन होता है, सुन लिया कोटिंग होता है, सुन लिया इंस्पेक्शन होता है, सुन लिया कि पैकिंग होता है ना, वेयर हाउस होता है, डिस्पेंसिंग एरिया होता है, स्टेराइल एरिया होता है, फ्यूमिगेशन होता है ना। लेकिन ये टॉपिक देखो क्या है, मैंने इन सब चीज़ों में काम किया है। फर्स्ट शिफ्ट की है, सेकंड शिफ्ट की है, नाइट शिफ्ट की है, संडे भी वर्किंग रहा है तो संडे भी किया है, ऑडिट भी कराई है ना। और यहाँ तो लोकल के ऑडिट्स आते हैं कॉलेज वगैरह में। हम लोगों ने USFDA, यूनाइटेड स्टेट से ऑडिटर्स आते थे, साउथ अफ्रीकन ऑडिट्स आते थे, TGA ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन ऑडिट्स आते थे। इन सब लोगों को फेस किया है। और वो लोग क्या देखने आते थे? सिर्फ एक चीज़, क्योंकि उनके प्रोडक्ट हम बनाते हैं, US में सप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी नज़रें बहुत शार्प होती हैं। कहीं पे एक तिनका भी पड़ा है, हेयर फॉलिकल भी आपका पड़ा है तो वो भी पकड़ लेंगे। ठीक, खैर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना बताते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा भाई क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। थोड़ा सा अपने बारे में बताने का मौका। 10 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, जिसमें जो सबसे पहली कंपनी थी हमारी वो थी एल्केम लेबोरेटरीज़। कौन थी? एल्केम लेबोरेटरीज़। ये कहाँ पे थी? दमन दीव का नाम आपने सुना होगा, ठीक। तो ये दमन में थी। इसका USFDA US का प्लांट है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी US जाती है। इसमें लगभग मैंने 6.5 साल काम किया, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंपनी थी मेरी सन फार्मा। सन फार्मा का जो मेन मदर प्लांट है, जो स्टार्टिंग है और सबसे डेवलप्ड प्लांट है, ये है वडोदरा में, गुजरात में के वडोदरा शहर में है ना। और वडोदरा में एक गांव है हलोल, ठीक। कौन सा गांव है? हलोल। ये कहाँ पे है? वडोदरा में, ठीक है। वडोदरा के हलोल गांव में इसका मदर प्लांट है। तीसरी मेरी जो कंपनी थी वो थी जुबिलेंट लाइफ साइंस। ये कहाँ है? ये है रुड़की में। एक समय था कि रुड़की हमारे UP में आता था, उत्तराखंड में है आज की डेट में, है ना। जुबिलेंट में उस जगह का नाम भगवानपुर है जहाँ पे जुबिलेंट लाइफ साइंस है, जो शुरुआत जिसने की जेनरिक दवाएं बनाने की। अब तो बहुत सारी दवाएं जेनरिक बन रही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इन 3 कंपनियों में, जिसमें से ये जो 2 ऊपर की कंपनियां हैं, ये इंडिया की टॉप 6 कंपनियों में से आती, जिसमें सन फार्मा आपकी नंबर 1 पे है और एल्केम शायद नंबर 3 या 4 पे है, ठीक है। और ये जेनरिक है, इसकी भी कंप्लीट US सप्लाई और ROW थी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। खैर ये तो रही मेरे बारे में। बताने से पहले कि मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। ये हो सकता है कि चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय ज़रूर लग जाए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको मैं समझा सकता हूँ चीज़ों को। अगर हम टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन किसका आएगा? बेसिक स्ट्रक्चर का आएगा, प्लांट का आएगा। तो रूट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
अब देखो, फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसके अंदर अगर बात करें तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं। सपोर्टिंग में क्या भाई, सबसे पहले क्या होगा भाई, मान लिया शुरुआत करते हैं अच्छी चीज़ से, गार्डन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारे पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए, प्लस जो पानी का रिसाइक्लाइजेशन किया जाता है उसका इस्तेमाल करने के लिए, और ऑडिटर्स को ये बताने के लिए कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, ना अर्थ का पोल्यूशन हम कर रहे हैं, ना एयर का पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो गार्डन जरूर रहता है। गार्डन के साथ साथ रहता है पार्किंग एरिया। वहीं बगल में पार्किंग एरिया, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो एम्प्लॉय अपने व्हीकल कहाँ खड़ा करेगा, कंपनी के व्हीकल कहाँ खड़े होंगे। जो विजिटर आएंगे विजिट करने, जैसे आप लोगों के सब्जेक्ट में है फार्मास्यूटिकल, आप लोगों का क्या है, इंडस्ट्रियल विजिट है। बहुत सारे कॉलेज वालों ने कर लिया है, कुछ कॉलेज वालों ने नहीं किया, उनको करना पड़ेगा। अब कोई फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट बनवा दे वो अलग बात है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको इंडस्ट्री का विजिट करना है, वहाँ का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। और चाहिए तो मैं कहता हूँ सब लोग विजिट करके आओ, देखो जाके वहाँ की लाइफ कितनी बढ़िया होती है, ताकि आफ्टर डी फॉर्म या आफ्टर बी फॉर्म या आफ्टर एम फॉर्म जो भी है, आप वहाँ की लाइफ को एंजॉय कर सको। देखो जाके वहाँ पे वर्किंग कल्चर कैसा है, ठीक। दूसरा, अब भाई पार्किंग हो गई, फिर क्या चाहिए, बैकअप चाहिए, काहे का, पावर बैकअप चाहिए होता है। पावर बैकअप के लिए जैसे घरों में इन्वर्टर लगा होता है, वहाँ बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, है ना। ये सब मेंटेन रखने के लिए एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसी हिसाब से सिक्योरिटी के लोग। दूसरा, जो बॉस लोग बैठते हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, जहाँ से सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, जितने भी सेक्शन होते हैं, चाहे स्वीपर का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल का हो, चाहे क्वालिटी एश्योरेंस का हो, चाहे पैकिंग मैनेजर हो, इन सब के बॉस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में बैठते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स HR का हो, है ना। अब ये हो गया। इसके बाद और क्या होगा, प्रोडक्शन का ब्लॉक होगा, है ना। प्रोडक्शन में और क्या क्या है भाई, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, देखो मेन चीज़ हमारा ये है, ठीक। पावर बैकअप किसके लिए चाहिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए। सिक्योरिटी किसके लिए चाहिए, प्रोडक्शन बैकअप के लिए चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं किसके लिए, रिगार्डिंग प्रोडक्शन। वेयर हाउस में जो स्टॉक, वेयर हाउस को आप गोडाउन समझ लो, किसके लिए गोडाउन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए, है ना। और क्या होती है, कैंटीन किसके लिए चाहिए, प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या सपोर्टिंग चीज़ों में। दूसरा और क्या होगा, सीवेज सिस्टम होगा। सीवेज सिस्टम मतलब जो चीज़ें हम क्या डिस्पोज कर रहे हैं, भाई काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, उसका या जो ड्रेनेज जा रहा है उसका प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाए, उसके लिए सीवेज सिस्टम चाहिए, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोल सकते हो। दूसरा, यूटिलिटी ब्लॉक चाहिए। एक एक करके अभी हम सब डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी ब्लॉक मतलब देखो भाई, हवा चाहिए, है ना, पानी चाहिए, हीटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या चाहिए, जो यहाँ से बाहर अंदर से जो जा रहे हैं पार्टिकल्स, उनको ट्रैप करने के लिए वेट स्क्रबर वगैरह चाहिए, ताकि एटमॉस्फेयर में ना पहुँच पाए कुछ, ठीक। और यूटिलिटी ब्लॉक हो गया। फिर स्क्रैप यार्ड, सॉलिड मटेरियल कार्टन वगैरह में या डब्बे वगैरह में, पॉलीथीन वगैरह जो आपने यूज़ किया, उनको कहाँ फेंकना है, स्क्रैप यार्ड में फेंकना है। तो ये सब चीज़ें चाहिए किसके लिए, चाहे कैंटीन हो, चाहे सीवेज प्लांट हो, सबका जो मेन टारगेट है वो है टैबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, इंजेक्शन बनाना, सिरप बनाना, सस्पेंशन बनाना, एलिक्सर्स बनाना, है ना, जो भी जिस चीज़ का भी वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। तो हाँ भाई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ट्रेडिशनल रेमेडीज़, देखो आज की डेट में ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा महत्व तो इसका निखर के आया है। क्यों, अभी रिसेंट में कोविड आया। अब बताओ, दुनिया कौन ऐसा डॉक्टर है, कहते हैं कि डॉक्टर ने कोविड की वैक्सीन बनाई, कौन डॉक्टर है जिसको नॉलेज है दवा का नॉलेज फार्मासिस्ट को होता है। जो दवा बनाई है, जो डिस्कवर की है, वो फार्मासिस्ट ने की है।
क्लिनिकल ट्रायल्स का आइडिया हमारे फार्मासिस्ट को होता है। कौन से डॉक्टर को क्लिनिकल ट्रायल आता है? उसको, डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ आता है क्या? डिजीज़ को डायग्नोस करना। और सिर्फ इतना बता सकता है कि भाई इसको कोविड हुआ है उसके सिम्टम्स को देख के। लेकिन कौन सी दवा लगेगी, कौन सी रिसर्च करेगा, ये सब फार्मासिस्ट का काम है। लेकिन फार्मासिस्ट यहाँ पे क्या है, अब किराए पे लाइसेंस उठाना है, खुद काम नहीं करना है, तो अपनी वैल्यू खुद फार्मासिस्ट गिराता जा रहा है। बात समझे? तो आज की डेट में अब देखो, जो रिसर्च सेंटर है भाई, जैसे एम.फॉर्म किया आपने, हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का R&D सेक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन होता है, जहाँ पर रिसर्च की जाती है नए नए फार्मूले के, नए नए मॉलिक्यूल्स की। उन्हीं में से जैसे आपकी कोविड की दवा बनी, ये भी R&D लैब में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में उसका क्या क्या था, रिसर्च की जाती है। वेरियस टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, फिर उनकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ की जाती है, प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है ना, कि किस प्रोसेस से, एक बार प्रोसेस वैलिडेट हो गया फिर आंख बंद करके बटन दबा दो, उसी तरह चलता रहेगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वैलिडेशन के, है ना, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है फार्मा सेक्शन में। अगर प्रोसेस की बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग में के प्रोसेस को अगर हम ब्रेक करें चीज़ों में, तो सबसे पहले भाई जो सीरीज ऑफ यूनिट ऑपरेशन होती है, जैसे मिलिंग हो गया, वेइंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, ग्रेनुलेशन हो गया, कोटिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, है ना। इन एडिशन और कुछ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन ऑल्सो एस्पेक्ट दैट द बैच इंटीग्रिटी टेस्टिंग। बैच मतलब भाई जैसे आपको 10 लाख टैबलेट बनानी है, तो एक बैच बनाया मतलब एक बार में 10 लाख टैबलेट बनेगी एक बैच में, जहाँ पे उसकी डिटेल कि कितना API लगेगा, कितना एक्सीपिएंट लगेगा, कितना लुब्रिकेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें एक बैच सीट में बनती हैं, है ना। एक टेबल बनाई जाती है कि इतनी चीज़ें लगेंगी, तो इतनी चीज़ें अगर लगेंगी, मान लिया 10 किलो पाउडर लिया तो 10 किलो पाउडर में 50 लाख टैबलेट बनेगी, उसका सारा कैलकुलेशन एक बैच में होता है। ठीक, तो एक बार मशीन जब चलेगी तो 10 लाख या 50 लाख जितने का बैच साइज होगा, तो इंटीग्रिटी पूरा बैच एक साथ पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद पूरे बैच का क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है, जो बैलेंस या मशीन वगैरह होती हैं उनको कैलिब्रेट किया जाता है, जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से दवाएं बनती हैं उस प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है। फैसिलिटी, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में, वो क्या करता है, फैसिलिटी को मेंटेन करता है। भाई कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक, जो हेपा फिल्टर लगा हुआ है 0.3 माइक्रोन का, उसमें कहीं ऐसा लीकेज तो नहीं है, तो ये सब चेक कौन करता है, इंजीनियर चेक करता है ना। तो इंजीनियर के पास इस तरह के टेक्निकल्स रहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ डोजेस फॉर्म, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा बजट और कितना ब्रॉड है, कि भाई कितने तरह के डोजेस फॉर्म, सिर्फ टैबलेट डोजेस फॉर्म चलता है, कैप्सूल चलता है, इंजेक्टेबल चलता है, क्योंकि सब सेपरेट ब्लॉक्स होंगे इनके। कैप्सूल टैबलेट चलो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, डी ग्रेड का है तो एक ब्लॉक में चल सकता है, लेकिन अगर इंजेक्टेबल की बात की जाए तो इंजेक्टेबल का सेपरेट ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि हाईली सेंसिटिव होता है, एसेप्टिक एरिया में बनता है। ठीक, तो इस तरह से करके बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया जाता है इसको। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार ये डिसाइड हो जाए कि कहाँ पे बनेगा प्लांट, कहाँ बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी प्लांट की, वो हो गया। उसके बाद एरिया डिसाइड किया जाता है किसके लिए, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, ड्रग्स के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसकी होती है, पर्सनल्स, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो कुल और हायरार्की जॉब पोजीशन मतलब वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि भाई पहले नीचे का लेवल आएगा, उसके ऊपर उसको सुपरवाइज़ करेगा, उसके ऊपर उसको सुपरवाइज़ करेगा, उसके ऊपर मैनेजर रहेगा, मैनेजर को सुपरवाइज़ करने के लिए सीनियर मैनेजर रहेगा, सीनियर मैनेजर को सुपरवाइज़ करने के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर रहेगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर को सुपरवाइज़ करने के लिए जनरल मैनेजर रहेगा, है ना। जनरल मैनेजर को सुपरवाइज़ करने के लिए ऊपर का वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट को सुपरवाइज़ करने के लिए प्रेसिडेंट। हायरार्की मतलब एक नीचे से लेके ऊपर तक असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन है, या ऊपर से लेके नीचे तक डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो तो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट से शुरू कर लो। ठीक, तो हायरार्की रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब डिजिग्नेशन के हिसाब से उन लोगों के रोल्स होते हैं कि किस डिजिग्नेशन पे किसको क्या काम करना है। ऑल द जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल। देखो पूरे मैन्युफैक्चरिंग में जो टारगेट मिला हुआ है उस टारगेट को पूरा करने के लिए सारे डिपार्टमेंट को बराबर काम। सबसे छोटा डिपार्टमेंट होता है क्लीनिंग का,
है ना, स्वीपर का काम जिसे बोलते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर एरिया की क्लीनिंग ना हुई हो तो आप अपना प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते। रोल जरूर छोटा है उस बंदे का, हायरार्की में सबसे नीचे लेवल पे आता है, लेकिन अगर उसने अपना काम नहीं किया तो आपकी करोड़ों की कंपनी खड़ी रह जाएगी, करोड़ों की जो मशीनें मंगा रखी हैं वो खड़ी रह जाएंगी। क्लीनिंग अप टू लेवल नहीं होगी, मेंटेन नहीं होगी, क्लीनिंग बराबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन चालू नहीं होगा। ठीक, तो कुल मिला के ये ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। सभी 5 उंगलियां हैं, उंगली छोटी जरूर है लेकिन इसके बिना मुट्ठी बंधेगी नहीं, पंच पड़ेगा नहीं। इसको हटा दो, पंच पड़ेगा क्या? सही पावर ही नहीं आएगी, है ना। अंगूठा छोटा जरूर है लेकिन इसके बिना पंच बनेगा क्या? तो इसलिए हर किसी का बराबर इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबको बराबर काम करना है। ऐसा काम करना है जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब एक जाल। किसका जाल? प्रोडक्ट से लेके पर्सन तक का जाल। की मतलब ग्रेनुलेशन का होगा, मैं एक मैट्रिक्स बना के रखना है किस ऑर्डर में प्रोडक्ट जाएगा। ग्रेनुलेशन होगा, कंप्रेशन होगा, कोटिंग होगा, इंस्पेक्शन होगा, पैकिंग में जाएगा, पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। ठीक, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स बना होना चाहिए। ठीक, और सभी डिपार्टमेंट में हर चीज़ का, जैसे ग्रेनुलेशन एरिया एक है तो ग्रेनुलेशन का डिपार्टमेंट हेड अलग होगा, कंप्रेशन का डिपार्टमेंट हेड अलग होगा, कोटिंग का डिपार्टमेंट, जितने एरिया हैं उतने डिपार्टमेंट हेड होंगे, उनके नीचे उतने एग्जीक्यूटिव होंगे, उतने जूनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, उतने ऑफिसर्स होंगे, उतने टेक्नीशियंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके उस हर डिपार्टमेंट को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ठीक, देखो क्या मैं जब बोलता हूँ, हो सकता है कि इमेजिन ना कर पा रहे हो, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो मुझे क्या अपनी फील आती है कि मैंने काम किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से वो हायरार्की बहुत अच्छे से क्लियर है ना। तो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, तैयार होने के बाद मार्केट में जाता है। सेल्स पर्सन जो होता है वो उसकी मार्केटिंग करता है, मतलब आप ही का भाई बंधु, आप इन्हीं में से, आप में से ही कोई मार्केटिंग में चला जाएगा तो क्या करेगा? डॉक्टर्स को जाएगा, बताएगा कि भाई ये हमारी रिसर्च है, हमारी कंपनी की ये दवा है, इस तरह से इतनी डोज में दी जाएगी, 2 बार 3 बार दी जाएगी। मतलब आप रटाओगे डॉक्टर को, जैसे ABCD छोटे से बच्चे को रटाते हैं, उसके बाद जो रटा के आए हो वही दवा लिखेगा डॉक्टर, 200 रुपया ले लेगा। आपकी बताई हुई दवा डॉक्टर लिखेगा, जो आपने बताया खाली वही बताएगा। ठीक, और रोज बताएगा, दिन भर में 1000 बार बताएगा, और जितने बार बताएगा जिसको बोलते हैं कंसल्टेशन, कंसल्टेशन की फीस। आप तो जाके गुरु की तरह बता के आ गए, आपको उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन वो जिसको बताएगा सबसे 200 रुपये या 500 रुपये कंसल्टेंसी फीस लेगा। बात समझे? तो ये है प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन को बता रहे हो मुफ्त में, और सामने वाला उसका बिजनेस बनाए पड़ा है। ठीक, खैर अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ हायरार्की की बात करें अगर हम, स्ट्रक्चर फॉलोड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। प्लांट के अंदर देखो, वैसे तो चेयरमैन, समझे, चेयरपर्सन, मालिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक प्लांट के अंदर की बात की जाए तो किसी किसी कंपनी में जो प्रेसिडेंट होता है वो बैठता है, किसी किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बैठता है ना। कहीं कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है। अब वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की रिपोर्टिंग जो फाइनेंस होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो देख रहा होगा, कितनी इन्वेंट्री मंगानी है, क्या कितनी सैलरी देनी है, कौन सा न्यू अपॉइंटमेंट करना है, ये सब क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारा खर्चे वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ से आता कुछ नहीं है, जाता सब कुछ है। भाई जाहिर सी बात, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप नए नए प्रोडक्ट का, हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट होते तब जाके कहीं एक सक्सेस होता है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब की रिपोर्टिंग सीधा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को होती है। जो मेन है मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इसी के लिए किया जाता है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग, देखो रिसर्च करोगे काहे के लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फाइनेंस किसके लिए चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई टैबलेट की, समझे, जब ये होगी तभी मार्केटिंग वाला जगह जगह एडवर्टीजमेंट करेगा, हमने टैबलेट बनाई। जब मार्केटिंग होगी अच्छी तभी होगी सेल। अल्टीमेटली जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब की रिपोर्टिंग किसके पास होती है? कोलेटरल जाता है प्रेसिडेंट के पास या वाइस प्रेसिडेंट के पास। बात समझे? तो इस तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है। अब इसमें क्या है, सीनियर मोस्ट लेवल की बात की जाए, जो सबसे सीनियर मोस्ट लेवल होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, कंपनी के मालिक हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, प्रेसिडेंट वगैरह हो गए,
ये ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट लोग हैं। ये इन लोगों का काम क्या है, ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, गोल बनाते हैं, किस तरह से हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, किस तरह से हमारी सेल ज़्यादा हो, किस तरह से हमारी मार्केटिंग ज़्यादा हो। तो ये सब पॉलिसी जो बनाते हैं, उसी पॉलिसी को बना के मेंटेन करके आगे पास कर देते हैं प्लांट में, फिर प्लांट में उसी के अकॉर्डिंग उसी पॉलिसी पे काम होता है। ठीक, फिर मिडिल लेवल पोजीशन की बात करें। मिडिल लेवल पोजीशन में जैसे हमारे जैसे लोग आ गए, मैनेजर्स आ गए, एग्जीक्यूटिव्स आ गए, जो उन सीनियर लेवल लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे, जिनको बोलते हैं एसओपी, उनके अकॉर्डिंग, ताकि काम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल सके, ताकि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। भाई जाहिर सी बात है, दूसरे की नौकरी करने का मतलब हम रात दिन मेहनत करते हैं किसी दूसरे को बड़ा बनाने के लिए। खुद बड़े बनते हो क्या? चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, सैलरी उतनी मिलनी है ना। ज़्यादा मेहनत करोगे फ़ायदा ऊपर वाले का, और ऊपर वाला हमेशा रोता रहेगा। इस साल प्रॉफिट कम हुआ, चाहे जितना प्रॉफिट करा दो, हमेशा जब एम्प्लॉय को देने की बारी आएगी हमेशा रोता रहेगा, प्रॉफिट कम हुआ, यहाँ ये लॉस होगा, वो लॉस हो गया। बात समझे? तो खैर, तो कुल मिला के जो प्रोजेक्ट, जो प्लान सीनियर मोस्ट लेवल असाइन करते हैं, सीनियर लेवल से आता है, वो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स क्या करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, उसको परस्यू करवाते हैं, ताकि उसी के हिसाब से क्या हो सके, काम पूरा आगे हो सके और प्रॉफिट बन सके। एंट्री लेवल जॉब्स का की बात अगर करें, एंट्री लेवल जॉब्स में, ये एंट्री लेवल जॉब्स में जो छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए, मेडिकल रैप हो गए, इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्नीशियंस वगैरह हो गए, रोल बहुत बड़ा नहीं है इनका, लेकिन बहुत वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट। अगर टेक्नीशियन नहीं आया तो आपकी मशीन नहीं चलेगी। मशीन के अंदर कोई समस्या आई तो मशीन खोल के ठीक करने का काम टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन को आता है। क्यों? क्योंकि रात दिन वो मशीन चलाता रहता है। तो बहुत वाइटल रोल है, उसके बिना काम नहीं होगा। आदमी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो मशीन बंद कर दे तो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी है वो हिलने लगेगा। बात समझे? भाई मशीन चलेगी नहीं, आउटपुट निकलेगा नहीं, तो चाहे मालिक हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सब वाइब्रेट करने लगेंगे अपनी जगह पे। तो इसलिए रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन एंट्री लेवल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल रोल होता है इनका इंडस्ट्री में। मतलब डे टू डे टास्क, डेली के जो टास्क होते हैं, या 10 लाख टैबलेट बनानी है, आज 15 लाख कैप्सूल की फिलिंग करनी है, आज 13 लाख बॉटल्स की इंजेक्शन की फिलिंग करनी है, एम्पुल्स की फिलिंग करनी है, वायल्स की फिलिंग करनी है, या वॉशिंग करनी है। ठीक, कुछ भी ये सारा काम कर डे टू डे ये कम करते कौन है? एंट्री लेवल जॉब्स वाले। लेआउट की बात करें, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर हम लेआउट की बात करें तो सबसे पहले डिसाइड किया था एरिया। ध्यान दो, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे इंसान का नॉर्मल जीवन बिताना मुश्किल है, यानी पहाड़ों पे। होता क्या है कि पहाड़ों पे लोगों का जीवन ज़्यादा नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल जीवन होता है, इसीलिए वहाँ पे टैक्स नहीं पड़ता है। जैसे बद्दी ले लो आप, उत्तराखंड ले लो आप, हिमाचल ले लो, इवन दमन दीव ले लो, समुद्र से घिरा हुआ एरिया है, खारा पानी है वहाँ पे, नॉर्मली लोग नहीं रहना पसंद करते, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वहाँ पे बस्तियाँ बस गई। बद्दी देखो कितना डेवलप हो गया। क्या था बद्दी में? सिर्फ पहाड़। हिमाचल में क्या था? उत्तराखंड में क्या था? है ना। तो ऐसी जगहों पे इंडस्ट्री, सिक्किम में आप ले लो, ऐसी जगहों पे इंडस्ट्रियां हैं कि जिनकी वजह से जब रोजगार रहेगा तो लोगों का रहना आसान हो जाएगा, रोजगार के लिए लोग रहना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे किसी जंगल में कुछ ना हो, वहाँ पे रोजगार दे दो, लोग रहने लगेंगे, तो जंगल बढ़िया खिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से पहले डिसाइड की जाती है जगह प्लांट की। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसका एक नक्शा बनवाया जाए। नक्शे में हर चीज़ का, हर मशीन के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मशीन लगानी है, कितने बजट में कितना ज़्यादा आपको प्लांट बनवाना है, कितने एरिया रहेगा, कितने रूम रहेंगे, सिर्फ टैबलेट सेक्शन डालना है कि लिक्विड सेक्शन भी डालना है, इंजेक्टेबल्स भी डालना है, ये सारे प्लान पहले से क्लियर होने चाहिए। उन्हीं के हिसाब से फिर उसका नक्शा बनता है। नक्शा बनने के बाद फिर काम शुरू होता है। जब काम शुरू हो जाता है तो फिर मशीनों का URS बनवाया जाता है, यूज़र रिक्वायरमेंट मैनुअल जिसको बोलते हैं, वो जाता है और उसी के बेस पे आपके हिसाब से मशीनें बन के आती हैं। फिर
उन मशीनों का क्या होता है, मशीनें लगाई जाती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं, उनका क्वालिफिकेशन किया जाता है। क्वालिफिकेशन इस तरह से किया जाता है कि भाई वो सही है कि नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जो परफॉर्म करना चाह रहे हो आप, उस तरह का प्रोडक्ट दे पा रही हैं कि नहीं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद मिनिमम कॉस्ट, यही एम रहता है। हाई क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, और कॉस्ट जितना कम लग जाए, हर किसी का यही है। प्लान लेआउट बनाया था, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉलो द बेसिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं हमारे, चाहे इंडिया की हों, चाहे यूएसएफडीए की हों, चाहे टीजीए की हों, चाहे एमएचआरए की हों, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए हम दवा बना रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, भाई जो यूएस की दवा बनाएंगे तो यूएस का रिक्वायरमेंट चाहिए। कि भाई रूम्स बने हैं तो रूम के सराउंडिंग्स में कहीं भी कॉर्नर्स नहीं होते। रूम में कॉर्नर्स जो हैं वो गोल बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि किसी भी तरह की कोई डस्ट पार्टिकल, भाई जाहिर सी बात है टैबलेट बन रही है, पाउडर का काम हो रहा है, तो अगर कॉर्नर्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, पाउडर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अगली बार जब नया प्रोडक्ट बनने आएगा तो वहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है प्रीवियस प्रोडक्ट का, राइट। इसीलिए वहाँ पे कॉर्नर्स कैसे बनाए जाते हैं, कॉर्नर्स सर्कल में मीन्स सर्कुलर बनाए जाते हैं, या कॉर्नर्स गोल बनाए जाते हैं। ठीक, ऊपर के छत के कॉर्नर्स भी गोल बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे किसी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल ना चिपका रह जाए। ठीक, ये बात हो गई भाई। देखो ये कंपनी है, जिस कंपनी में मैंने 6.5 साल काम किया है, इसीलिए मैंने कहा इसी कंपनी का एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ मैंने काम किया है। सोचो 6.5 साल यही कंपनी है, और यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है, इसी पेड़ के पास गेट लगा है। इसी पेड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ क्या लगा हुआ है, जो ये पेड़ दिख रहा है ना, देखो ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, इसी के पास आगे की तरफ क्या है, बड़ा सा गेट लगा हुआ है। ये गार्डन है, ये क्या एरिया है, गार्डन एरिया है। यहीं से ये क्या लगा है, गार्डन एरिया हमारा लगा हुआ है। ठीक, इसी गार्डन एरिया के पास यहीं पे आगे की तरफ इधर जहाँ पे एरिया है, यहाँ पे है इसका पार्किंग एरिया। जहाँ पे कंपनी की पार्किंग हो या विजिटर्स की पार्किंग हो, सारे व्हीकल्स वहाँ पे पार्क किए जाते हैं। ये जो ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। देखो क्या है कि बहुत सारे प्लांट हैं एल्केम के, है ना, बद्दी में भी है, सिक्किम में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, दमन दीव। ये स्पेशली कहाँ का है, ये स्पेशली दमन का प्लांट है, जिस प्लांट में मैंने लगभग 6.5 साल काम किया है। रोज़ इसी रास्ते से आता था, डेली इसी रास्ते से आना है। ठीक, और ये देखो इधर, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया। ये प्रोडक्शन ब्लॉक जाने के लिए ये इधर से रास्ता है। इसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के जस्ट पीछे हमारा ब्लॉक था जिसका नाम था बी ब्लॉक। वहाँ पे बीटा लैक्टम, आपने क्लेवम, बहुत सारे लोगों के यहाँ मेडिकल स्टोर होगा, क्लेवम की टैबलेट बनती थी, क्लेवम 375 बनता था, क्लेवम 625 बनती थी, क्लेवम 1 ग्राम बनता था, एक्सटेंडेड रिलीज क्लेवम बनता था, है ना। तो कहने का मतलब बीटा लैक्टम की ड्रग हम लोग बनाते थे, उसी में टैबलेट भी बनाया हमने, कैप्सूल भी बनाया हमने। ठीक, तो कुल मिला के इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहता है जहाँ पे सारे बॉस लोग रहते हैं। ये हमारा इस तरफ आपका अगर बात किया जाए तो इसी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पीछे प्रोडक्शन ब्लॉक था। क्या था, प्रोडक्शन था। प्रोडक्शन का देखो बड़ा फिगर दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये वही है, ध्यान से देखो, जो हम अभी दिखा रहे थे आपको वो ये दिखा रहे थे। ठीक, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। ये एल्केम है पूरा, अभी सब दिखाता हूँ। ये देखो मेन गेट है, क्या है, मेन गेट है जो दिखा रहा था। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से ये रास्ता गया है, ये रोड गई हुई है। ठीक, ये यहाँ पे जी ब्लॉक था, जनरल ब्लॉक जिसको बोलते हैं। ठीक, ये जनरल ब्लॉक की बिल्डिंग है। ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक बनता है, सिफिक्सिम वगैरह यहीं पे बनता है। ये है आपका है सी ब्लॉक, इसके लिए ये देखो ये रोड गई हुई है। जनरल ब्लॉक के सामने से और आप जाओगे तो ये पीछे की तरफ ये देखो, ये दिख रहा है बिल्डिंग, ये हमारा था बी ब्लॉक। बी ब्लॉक, बीटा लैक्टम। यहाँ पे ये एरिया है किसका, यूटिलिटी का एरिया है, यूटिलिटी का एरिया है। ये जो दिख रहा है जस्ट पीछे की तरफ, ये है कैंटीन एरिया। यहीं पे हम लोग क्या करते थे,
सुबह 7 बजे फर्स्ट शिफ्ट में पहुंच के यहीं पे नाश्ता करते थे, है ना। देर तक अगर शिफ्ट चली तो 6 बजे का भी नाश्ता होता था, दोपहर का खाना होता था, जो सेकेंड शिफ्ट में थे वो रात का भी खाना होता था। ठीक, ये बी ब्लॉक है। इसी के पीछे की तरफ यहाँ पे इसका वेयर हाउस इधर था, सभी ब्लॉक का वेयर हाउस अलग अलग था। क्यों? ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके। भाई यहाँ पे सी ब्लॉक की ड्रग बनती है सिफिक्सिम की, यहाँ बीटा लैक्टम की बनती हैं। अगर ये दोनों मिक्स हो गई तो क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा। ध्यान करो, बी ब्लॉक का आदमी सी ब्लॉक नहीं आ सकता, सी ब्लॉक का आदमी बी ब्लॉक नहीं जा सकता। मतलब अगर एक बार बी ब्लॉक में एंट्री कर गए, आपको जरूरत है सी ब्लॉक में जाने की, तो आप नहीं जा सकते, क्रॉस कंटामिनेशन पॉलिसी। बी ब्लॉक में आ गए, जनरल ब्लॉक में जाना है तो नहीं जा सकते, सी ब्लॉक में हो जनरल ब्लॉक में जाना है नहीं जा सकते, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा। यहाँ का प्रोडक्ट आपके अंदर चिपक के वहाँ तक जा सकता है, चाहे जितने लेवल पे कपड़े बदल लो। ठीक, तो इस तरह से प्लांट है इसमें। तो ये सिर्फ फ्रंट बिल्डिंग दिख रही, पीछे का तो दिख ही नहीं रहा है। यहीं पे पीछे की तरफ स्क्रैप यार्ड था। क्या था? स्क्रैप यार्ड। बताता हूँ, इसको देखते ही दिमाग में 6.5 साल सोचो रोज वही काम करना है ना, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती थी। तो देखो, सबसे पहले लेआउट की बात हमने अभी की थी। लेआउट में देखो, सबसे पहले इधर गार्डन रहता है, इधर पार्किंग एक टिपिकल है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये फैक्ट्री रोड है, ध्यान से देखते जाओ। जो मैंने इधर बताया, देखो इधर पे यहाँ पे गार्डन था, यहीं पे आगे पार्किंग थी। ये फैक्ट्री रोड है, इधर से भी है इधर से भी है। ठीक, एक एक चीज़ देखो, देखते हो। फैक्ट्री रोड है, फिर पावर बैकअप एरिया है, यहीं पे जहाँ गार्डन है यहीं पे बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए हैं, है ना। तो पावर बैकअप के लिए ये मेन आगे जाते ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है आपका। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पीछे क्या है, प्रोडक्शन ब्लॉक है। एक है तो प्रोडक्शन ब्लॉक, कई हैं तो कई ब्लॉक हो गए। हमारे में क्या कई ब्लॉक्स थे, जैसे सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है। ठीक, सभी प्रोडक्शन ब्लॉक का वेयर हाउस अलग होगा ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके। इवन सी ब्लॉक और बी ब्लॉक की कैंटीन तक अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि सी ब्लॉक, भाई बंदा खाने आया, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक का हाथ मिलाया, आपस में मिला, तो क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है ना। जो पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स चिपके रह सकते हैं, तो उससे भी क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता था। मतलब बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की कैंटीन तक सेपरेट थी, हम लोग सेंट्रल कैंटीन नहीं जा सकते थे। ठीक, सीवेज प्लांट, सभी ब्लॉक का अपना सीवेज प्लांट, जो जिस ब्लॉक का गंदगी निकलेगी उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। यूटिलिटी ब्लॉक सबकी अलग। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स चाहिए, है ना। बहुत सारा जो है कंप्रेस्ड एयर चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें हाइड्रोलिक प्रेशर से चलती हैं, और हाइड्रोलिक प्रेशर किस पे वर्क करता है, कंप्रेस्ड एयर पे, है ना। इवन क्लीनिंग के लिए भी कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग सपोर्ट, है ना, ये सब चीज़ें कहाँ से आती थी, यूटिलिटी ब्लॉक। प्लस जो भी प्रोडक्शन ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक से भाई जो मटेरियल आया, डब्बे में आया, जो पैकिंग की आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ग्रेनुलेशन से पैकिंग में ले गए। भाई मान लिया आपने सबसे पहले ग्रेनुलेशन किया, नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करने हैं। तो ग्रेनुलेशन में एरिया है, मान लिया 50 डब्बे, मान लिया 50 डब्बे आपने बनाए, तो डब्बे में थोड़ी मटेरियल रखते हो, पहले तो डबल पॉलीथीन की जाती है, डबल पॉलीथीन में उसको रखते हैं, फिर जाकर डब्बे में डालते हैं। तो नेक्स्ट कंप्रेशन एरिया में जब आप गए तो इसकी जो पॉलीथीन थी, 2 पॉलीथीन एक डब्बे में आती है, 50 में कितनी, 100 हो गई, तो 100 पॉलीथीन क्या हो गई, स्क्रैप में चली गई, उनका रीयूज़ नहीं करते हैं, वो सारी की सारी कहाँ जाती हैं, स्क्रैप यार्ड में चली जाती हैं, राइट। तो इस तरह से हर ब्लॉक का स्क्रैप यार्ड अलग अलग रहता था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या है, जो भी एजेंसीज बनी हैं, चाहे USFDA की हो, चाहे लोकल FDA हो, चाहे आपका WHO हो, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, जिसको इन शॉर्ट में NAFDAC बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो भी लेआउट अप्रूव्ड किया जाता है, बस उसमें ध्यान क्या रखना चाहिए, मिनिमम रिस्क। देखो कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करो तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, रिस्क एरर बहुत कम होना चाहिए। ठीक, क्लीनिंग प्लस मेंटेनेंस ऑर्डर इस तरह का होना चाहिए कि क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड किया जा सके, जो हमने अभी बताया आपको। भाई जाहिर सी बात है, एक रूम मान लिया ये है,
एक रूम ये है, ठीक, ये कॉरिडोर लगा हुआ है, ध्यान समझो। यहाँ पे काम चल रहा है, इस एरिया में काम चला, मशीन धड़ाधड़ चल रही, यहाँ चल रहा, तो सब डस्ट वगैरह उड़ रही है। अब देखो अंदर का प्रेशर हमेशा इस तरह से रखो, अंदर का प्रेशर हमेशा निगेटिव रखना चाहिए। कहाँ पे? टैबलेट वगैरह के केस में, कैप्सूल वगैरह के केस में। क्यों रखना चाहिए? ताकि जब भी दरवाज़ा बाहर की तरफ को खुले तो बाहर की, तो ये जो अंदर की हवा है ये बाहर ना निकल पाए, अंदर ही रह जाए। क्या है? अंदर ही रह जाए, जिससे कोई भी मटेरियल कॉरिडोर में नहीं आएगा। जब कॉरिडोर में नहीं आएगा तो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाएगा, ठीक। इसीलिए कैसा रहना चाहिए? निगेटिव प्रेशर रहना चाहिए, दरवाज़ा खुले नहीं कि अपने आप बंद हो जाए, ठीक है। तो इससे क्रॉस कंटामिनेशन को बचाया जा सकता है। इस तरह से जो डस्ट उड़ती है उससे बचाया जा सकता है ना। गोल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आराम से, सेफ्टी के साथ, क्वालिटी के साथ जितना टारगेट प्रोडक्ट है वो अचीव किया जा सके। कुल मिला के स्टार्टिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट जो सेलिंग के लिए तैयार हो, वहाँ तक का पूरा टास्क एकदम इंटीग्रेटेड फॉर्म में रेडी होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से करके, हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। देयर शुड बी एडेक्वेट फ्लोर स्पेस होना चाहिए, जिससे कि मशीन का इंस्टॉलेशन और मशीन का यूटिलाइजेशन, जैसे सपोज करो खूब बड़ी सी कंप्रेशन मशीन है, आपके पास एरिया कम है। एरिया अगर कम होगा तो कंप्रेशन मशीन लगी है, उससे जो डिस्चार्ज ट्यूब जहाँ से टैबलेट निकलती है उसी के नीचे और भी मशीनरीज लगी होती हैं, यूनिवर्सल टेस्टर मशीन्स, जिसमें मेटल डिटेक्टर लगा होगा, जिसमें जो डायामीटर बताएगा, जिसमें फ्राइबिलिटी लगी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें लगी हैं जिनसे कि क्या है कि आपकी टैबलेट की डिटेल, क्वालिटी चेक हो सके। तो इतना एरिया होना चाहिए कि मशीन के बाद यूनिवर्सल टेस्टर लगाए जा सकें, ठीक। नहीं पता लगा खाली मशीन फिट कर दिया, बगल में कुछ लगाया नहीं जा सकता है, तो फिर काम कैसे चलेगा। मशीन शुड बी प्रॉपरली अरेंज टू फैसिलिटेट द मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, लो कॉस्ट प्रोसेसिंग। देखो क्या है, आजकल सब वैक्यूम सिस्टम है। आपने इधर पाउडर खाली डाला, ग्रेनुलेशन होगा, ग्रेनुलेशन से वैक्यूम के थ्रू अपने आप कंप्रेशन में चला जाएगा। मतलब कहीं भी टैबलेट को टच नहीं करना है, पाउडर को टच नहीं करना, सब वैक्यूम सिस्टम से चला जाना है ना, मिनिमम हैंडलिंग करनी है। लेआउट ऐसा होना चाहिए कि स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, प्रोसेस एकदम, किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होना चाहिए। एक बैच खत्म हो दूसरा बैच तुरंत स्टार्ट हो जाए, ठीक, जिससे कि आउटपुट पूरा हो सके। भाई हमारे पास क्या है, कंपनी में हम लोग पास इंडेंट आता था, क्या भाई 1 करोड़ टैबलेट देनी है। फिर उस 1 करोड़ टैबलेट बनाने के लिए हम लोग डिसाइड करते थे कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितने कितने बैचेस किस किस मशीन पे प्लान किए जा सकते हैं। भाई ढेर सारी मशीनें हैं तो उस पर प्लान किया गया, प्लान करने के हिसाब से फिर उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। मस्ट बी इनकॉर्पोरेट एडिक्वेट हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स, सारे सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कंप्रेशन मशीन चली, उससे फॉल्टी टैबलेट, मतलब गड़बड़ टैबलेट निकल जा रही है, उसमें अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई गड़बड़ टैबलेट निकली तो तुरंत अलार्म, उसको क्या करे, अलार्म मार के उसको रिजेक्ट कर दे, है ना। तो इस तरह से प्लस हेल्थ सेफ्टी, सभी ब्लॉक में, सभी एरिया में फर्स्ट एड किट वगैरह होनी चाहिए कि किसी तरह की कोई इंजरी होती है, प्लस डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं ना। फायर सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, प्लस वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, ग्लास के डोर्स होते थे कि जैसे ही फायर का अलार्म बजे वहीं पे एक जो है क्या है, कुल्हाड़ी रखी रहती थी, कुल्हाड़ी से पूरा वो डोर तोड़ के हम लोग डायरेक्ट बाहर निकल सकते थे, है ना। तो ग्लास का इमरजेंसी एग्जिट रहता था, एक्सेस पॉइंट रहते थे जहां से आप एरिया के अंदर एंट्री करते हो। लेआउट शुड बी अलाउ इफेक्टिव सुपरविजन, ऐसा रहता था ट्रांसपेरेंट टाइप का कि आप बाहर से भी सुपरवाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं बार बार आप एरिया के अंदर जाओ, मतलब आसानी से प्रोसेस को कंट्रोल कर सको। रूम एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन वेयर एवर नीड अराइजेज, एक्स्ट्रा रूम होने चाहिए, जब भी मॉडिफिकेशन करने हैं तो आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। शुड बी सफिशिएंट स्पेस वर्कर परफॉर्म देयर फंक्शन, इतना स्पेस होना चाहिए कि वर्कर अपना काम कर सके। स्टोर फैसिलिटी इन प्रोसेस मटेरियल, अब हर प्रोसेस के बाद जैसे ग्रेनुलेशन होगा, कंप्रेशन मशीन पे कुछ काम चल रहा है मान लिया, तो आपने ग्रेनुलेशन से फिर मटेरियल तैयार कर दिया कंप्रेशन में जाने के लिए, लेकिन कंप्रेशन मशीन तो ऑलरेडी चल रही है क्योंकि प्रीवियस प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पे टाइम लगेगा।
तो जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है ग्रेनुलेशन का, वो बाहर कॉरिडोर में नहीं रख सकते, तो उसके लिए हर एरिया के बाद उसका क्वारंटाइन होता था। इन प्रोसेस ग्रेनुलेशन का इन प्रोसेस कहाँ पे आएगा? ग्रेनुलेशन के क्वारंटाइन में। ठीक, जब कंप्रेशन हो जाएगा टैबलेट का तो कंप्रेशन के बाद कहाँ जाएगा? क्वारंटाइन में जाएगा। फिर जब कोटिंग मशीन फ्री होगी तो फिर कोटिंग एरिया में वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिनिमम मेटेरियल हैंडलिंग मीन्स इन प्रोसेस मटेरियल रखने के लिए सेपरेट क्वारंटाइन एरिया होते हैं। क्वारंटाइन एरिया मतलब एक तरह का रिले सिस्टम कि नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले थोड़ी देर उसको रोक के रखते हैं। एडवांटेज इसके क्या होंगे? अगर गुड लेआउट होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन इजी होगा, कम्युनिकेशन सभी डिपार्टमेंट से अच्छा होगा, ऑप्टिमम यूज़ फ्लोर स्पेस मतलब कुछ भी फ्री नहीं रहेगा, सबका बराबर इस्तेमाल करके हम मेन एम है कि टास्क कंप्लीट करें। ठीक है, क्वालिटी, रिड्यूस चांस टू क्रॉस कंटामिनेशन मतलब रिड्यूस नहीं, क्रॉस कंटामिनेशन तो चलेगा ही नहीं। तो कुल मिला के पॉलिसी ऐसी बनानी है कि जिससे क्रॉस कंटामिनेशन बिल्कुल ना हो पाए और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बने। एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ फॉर रिसिप्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिलीवरी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, हर जगह पे रिसिप्ट होनी चाहिए, हर जगह पे लेबल होना चाहिए। बिना लेबल के प्रोडक्ट बेकार कहीं पे भी, और सभी में बाकायदे बैच नंबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, प्रोडक्ट का नाम हो गया, सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक, लो कॉस्ट मटेरियल, मिनिमम लॉस मतलब जैसे मान लिया कंप्रेशन मशीन के ऊपर आप डब्बा से क्या कर रहे हो? डाल रहे हो हॉपर में। अब गलती से वो टूट गया या छूट गया तो स्पिलेज हो जाएगा। इस स्पिलेज से बचने के लिए सब वैक्यूम सिस्टम लगा दिया गया। वैक्यूम अपने आप शक कर लेगा। जब मैनुअल हैंडलिंग नहीं होगी तो स्पिलेज के चांसेस, स्पिलेज क्या होता है? जैसे कोई भी इन प्रोसेस मटेरियल आप डाल रहे हो, गलती से फ्लोर पे गिर जाए, स्पिल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? स्पिलेज मटेरियल। बाद में ये सब इकट्ठा करके स्क्रैप कर देते हैं ना। कंडक्टिव वर्किंग कंडीशन, रिजल्ट इंप्रूव इफिशियंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। प्रोडक्ट विद गुड क्वालिटी मीन्स प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। रिड्यूस रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर का रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब सेफ्टी फर्स्ट, वो चाहे प्रोडक्ट की सेफ्टी हो चाहे पर्सन की सेफ्टी हो। मिनिमाइज कॉस्ट इफर्ट मतलब कॉस्ट कम लगनी चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक, अब इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे सिक्योरिटी ऑफिस, मेन गेट पे ही सिक्योरिटी ऑफिस होता है ताकि वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते ताकि इररिलेवेंट पर्सन अंदर ना जाए, बराबर चेकिंग हो सके आने जाने वालों की, विजिटर्स कौन आ रहे हैं कौन नहीं उनको गेट पास बराबर इशू किया जाए। किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो इन सिक्योरिटी वालों को क्या, ये सेफ्टी के लोग होते हैं, मेनली सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। इनको जो है एज पर फैक्ट्री एक्ट जो है तैयार किया जाता है। इनके पास चाहे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग की बात हो, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की बात हो, अलार्म मॉनिटरिंग की बात हो कि भाई कहाँ पे अलार्म बज रहा है, किस चीज़ का है, कहीं एयर प्रेशर लो तो नहीं हो गया, कहीं पे गर्म पानी तो नहीं चाहिए, कहीं वेपर्स का प्रेशर कम तो नहीं हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें फैसिलिटेट प्रोटेक्शन, क्राइसिस मैनेजमेंट, इमरजेंसी, अनयूजुअल इवेंट, है ना। सिक्योरिटी गार्ड मेंटेन प्लस एक लॉगबुक मेंटेन करते हैं, डेली कितने आदमी अंदर आए, कितनों ने काम किया और कितने बाहर गए, टाइम और नाम के साथ, इन टाइम आउट टाइम, ये सब कुछ जो भी प्रेमाइसेस में गए हैं इनको मेंटेन रखना है। गार्डन जो हमने अभी बात की कि गार्डन क्यों रहता है, ताकि जो भी हम ट्रीटमेंट करके पानी लाए उसको हम दोबारा इसी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है, अपीयरेंस भी अच्छा होता है, प्लस पॉल्यूशन को कम करता है। व्हीकल की पार्किंग किसके लिए, चाहे फैकल्टी, चाहे इंडस्ट्री का मेंबर हो, चाहे विजिटर हो, सबकी व्हीकल बराबर पार्क हो सके। पावर बैकअप ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई एडजस्टेंट में पावर बैकअप होना चाहिए कि कहीं पे अगर लाइट चली गई, सभी मशीनें लाइट से चलती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई काम गड़बड़ ना होने पाए कि लाइट जाए, उस तुरंत ऑटोमेटिक पावर बैकअप सिस्टम होता है कि विद इन ए सेकेंड तुरंत से पावर सप्लाई मिल जाए ताकि सारे के सारे मटेरियल काम बराबर उसी तरह कर सके, मशीनें रुकने ना पाएँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमने बताया, सारे बॉस सभी उसके बॉस जो है यहीं पे मीटिंग रूम्स वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें और क्या चाय वगैरह के लिए भी क्रॉकरी वगैरह होती है, कैंटीन होती है, चाहे और जितने
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं प्लांट के, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हों, प्लानिंग एंड कंट्रोल हेड हों, इन सब के केबिन, क्वालिटी क्यूए वाला हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेंटेनेंस हेड हो, इन सब के केबिन कहाँ होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होंगे। मतलब हेड पोर्शन समझ लो, हेड जैसे अपना हेड होता है ना, ब्रेन, जो बोलेगा वही सबको करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वही होता है। ठीक। प्रोडक्शन ब्लॉक के बारे में ही अभी तक हम बात कर रहे थे। ठीक। फिर इसमें प्रोडक्शन ब्लॉक कई तरह के होते हैं, सिंगल फ्लोर के होते हैं। अब सिंगल फ्लोर के होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? चीपेस्ट होगा, सस्ता पड़ेगा, प्लस लेकिन आउटपुट उसी हिसाब से कम निकलेगा, डिपेंड करता है बजट पे, है ना। तो सिंगल सीलिंग का होता है, एक ही फ्लोर का होता है, एक बैच उठाया, दूसरा जब बन गया, एक टाइम पे एक तरह का प्रोडक्ट हैंडल किया जाता है। 2 टाइप की बिल्डिंग की बात हो गई, तो भाई एक फ्लोर पे आपने ग्रेनुलेशन कर लिया, ठीक, दूसरे फ्लोर ग्रेनुलेशन कर लिया, टैबलेट कर लिया, कंप्रेशन कर लिया, एक फ्लोर पे आपने पैकिंग कर लिया, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल फ्लोर अगर होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन क्रॉस कंटामिनेशन बहुत आसान होता है बचाना। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक साथ चलाए जा सकते हैं। एक फ्लोर पे ग्रेनुलेशन हो गया, एक फ्लोर पे कंप्रेशन हो गया, एक फ्लोर पे कोटिंग हो गया, एक फ्लोर पे पैकिंग हो गया। ठीक। तो इस तरह से मल्टीपल स्टोरी के फ्लोर को के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको इस तरह से करके डिफाइन कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो वेस्ट वाटर होता है, जो पानी भाई यूज़ किया जाता है, भाई कोई भी प्रोडक्ट आपने एक बनाया, उसके बाद मशीन की क्लीनिंग चाहिए, मशीन की क्लीनिंग के लिए वहाँ पे टाइप ए टाइप बी क्लीनिंग। अगर सेम तरह का काम कर रहे हो तो टाइप ए क्लीनिंग से, अगर प्रोडक्ट चेंज हो गया तो क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए, फिर पानी से क्लीनिंग करते हैं ना, मतलब साबुन लगा के धो के एकदम चमका देते हैं। भाई दाल, मान लिया, इमेजिन करो, एक कुकर में आपने दाल बनाई, उसी में दोबारा दाल बनानी है तो उसी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सब्जी बनाई कुकर में, फिर आपको दाल बनानी है, या दाल बनाई है उसमें सब्जी बनानी है, तो आपको पानी से धोना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? दाल का टेस्ट सब्जी में और सब्जी का टेस्ट दाल में आ जाएगा। पानी से क्लीनिंग कर दोगे तो नहीं आएगा, राइट। अब एक दाल बनाई है, दोबारा फिर दाल बनानी है, तो दाल का ही टेस्ट तो आएगा, तो क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा। इसीलिए पानी से क्लीनिंग करते हैं। जब पानी से क्लीनिंग करोगे तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, ठीक, तो उस पानी को दोबारा रिसाइकिल करते हैं, उसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक। यूटिलिटी सर्विस डिपार्टमेंट, जिसकी हमने बात की थी, हीट, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। देखो HVAC सिस्टम, H हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग। जो अंदर से हवा गई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर से ऊपर गई एयर कंडीशन सिस्टम में, कुछ फ्रेश एयर लेता है, उसी एयर को क्या करता है? गर्म करता है, गर्म करने के बाद कूल करता है, कंडीशन करता है, फिर जाके एरिया में भेजता है, शुद्ध करके, शुद्धिकरण करके हवा का, है ना। ड्रेनेज सिस्टम होता है, सैनिटाइजेशन होता है, वाटर, पेस्टिसाइड, कंप्रेस्ड गैस वगैरह, ये सब क्या है? यूटिलिटी रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे कंप्रेस्ड गैस का हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो। सैनिटाइजेशन में क्या भाई, जैसे सपोज करो संडे बंद रहना है, तो सैटरडे नाइट में क्या करते थे? फ्यूमिगेशन कर देते थे, सारे माइक्रोब्स वगैरह मर जाते थे बंद करके। जैसे रूम बंद करके मच्छर ज़्यादा हो जाए तो मॉर्टिन का स्प्रे डाल देते हो, है ना, तो क्या है? एक तरह से फ्यूमिगेशन, उसकी जो फ्यूम्स उड़ती हैं उससे मच्छर वगैरह मर जाते हैं, राइट। तो उसी को बोलते हैं फ्यूमिगेशन। तो ये सब क्या पेस्टिसाइड्स में आ जाता है। कंप्रेस्ड गैस, मैक्सिमम मशीनें जो हैं, जो हाइड्रोलिक सिस्टम पे चलती हैं, वो कंप्रेस्ड गैस के थ्रू उनको पावर्स आती है, कंप्रेस्ड गैस पे ही चलती हैं, वही हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, राइट। कैंटीन, खाने पीने के लिए जो हमने बात की। वेयर हाउस, रिस्पॉन्सिबल इनकमिंग गुड्स, जो मटेरियल प्लांट में बना उसको वेल लेबल्ड करके बैच वाइज इंडेंट के हिसाब से वेयर हाउस में रख देते हैं, फिर जब डिस्पैच का टाइम आता है तो वहीं से डिस्पैच करके बाहर भेज देते। मतलब वेयर हाउस में रखा हुआ जो भी प्रोडक्ट है, अब फर्दर उसमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सारे टेस्ट पास करने के बाद आया है, मतलब अब वो मार्केट में जाने के लिए तैयार है। ठीक। स्क्रैप यार्ड, वर्किंग टाइम पे बहुत सारा काटन है, एम्प्टी काटन हो गया, रॉ मटेरियल स्पिलेज हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, प्लास्टिक शीट्स हो गई, यानी प्लास्टिक के पॉलीबैग्स हो गए, जिन डब्बों में API आता है वो ड्रम हो गए, ये सब कहाँ चले जाते हैं? ये सब स्क्रैप यार्ड में चले जाते हैं। ठीक। तो इस तरह से 11 सेक्शन, मीन्स ये बात हुई सेक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी? एक्टिविटी की। किसकी एक्टिविटी? प्लांट के अंदर कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है, कैसे क्वालिटी एश्योरेंस होता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। फिर भी कैसा लगा, अगर सही लगा हो तो बताना, नहीं लगा हो तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, बाय।